हेलो स्टूडेंट्स, ये है मिधा गुरु और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर अंकित। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटूज के बारे में, प्लेटूज ऑफ इंडिया के बारे में। तो क्या होते हैं प्लेटूज, कैसे बनते हैं प्लेटूज, ये सभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। प्लेटूज जो होते हैं टेबल लैंड होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, ये जानना है। किस तरह से बनते हैं वोल्केनिक इरप्शंस के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं उसके कारण, ये भी जानना है। तो यही सब जानना है इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं प्लेटूज के बारे में। ये देखिए, आपको प्लेटू एक नजर आ रहा होगा, इसे कोलंबिया प्लेटू कहते हैं, अमेरिका में है। देखिए जमीन नीची है, अचानक से एक खड़ी ढलान और ऊपर में दोबारा से फ्लैट लैंड्स। इसे ही टेबल लैंड कहा जाता है। टेबल का आप देखेंगे एलिवेशन होता है टेबल में और ऊपर में फ्लैट होता है, इसलिए। A plateau is a flat elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अचानक से उठ गई है, खड़ी ढलान है। Plateaus are often by themselves with no surrounding plateaus. आसपास में आपको और कोई पठार अगर नजर आए तो मुझे बताइए कमेंट करके। Plateaus occur on every continent, take up a third of the Earth's land. बात ऐसी है कि 30% जो दुनिया के लैंडफॉर्म्स हैं वो प्लेटूज है। 30% दुनिया का जितना भी लैंडफॉर्म है, जितना भी लैंड है, उसमें 30% क्या है? प्लेटूज। दे आर वन ऑफ द 4 मेजर लैंडफॉर्म्स अलॉन्ग विद माउंटेन्स, प्लेन्स एंड हिल्स। तो माउंटेन यानी पर्वत, प्लेन यानी मैदानी इलाके, और हिल्स यानी पहाड़ों के साथ प्लेटूज जो पठार हैं, वो दुनिया के 4 बड़े मेजर लैंडफॉर्म्स में आते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लेटूज में देखेंगे हम प्लेटूज कितने तरह के होते हैं। तो फॉर्मेशन के हिसाब से 2 तरह के प्लेटूज, लोकेशन के हिसाब से 3 तरह के प्लेटूज। कौन कौन से हैं चलिए देखें। फॉर्मेशन के हिसाब से वोल्केनिक और डाइसेक्टेड, लोकेशन के हिसाब से पाइडमोंट, इंटरमोंटेन और कॉन्टिनेंटल। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। वोल्केनिक क्या होते हैं, डाइसेक्टेड प्लेटूज क्या होते हैं, पाइडमोंट प्लेटूज क्या होते हैं, इंटरमोंटेन प्लेटूज क्या होते हैं। तो देखते हैं चलिए। तो वोल्केनिक प्लेटूज क्या होते हैं? Formed by volcanic eruptions over time, resulting in layers of lava and ash accumulating to form a flat elevated surface. इसे मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए, अगर जमीन इस तरह से है, और जमीन के नीचे लावा की वेंट है, जमीन के नीचे मोल्टन रॉक्स होते हैं। आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता देता हूं। मैंटल जमीन का, पृथ्वी का एक पार्ट है, इंटीरियर ऑफ अर्थ का पार्ट है एक मैंटल, और मैंटल में मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा क्या होती है? तो मैग्मा मोल्टन रॉक्स, पिघले हुए पत्थर हैं। लेकिन कब? मोल्टन रॉक्स इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। जब सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर हो, यानी पृथ्वी की सतह के अंदर हो, तो इसे मैग्मा कहा जाता है। और यही अगर पृथ्वी की सतह से बाहर निकल आए, ये क्या है? लावा भी मोल्टन रॉक्स है। तो मैग्मा और लावा एक ही चीज है, लेकिन लावा पृथ्वी की सतह से बाहर होता है, मतलब ये जो है पार्ट, ये लावा है और ये मैग्मा है। इसे मैग्मा कहेंगे, और ये है लावा जो सतह के ऊपर आ गया। तो जब सतह के ऊपर लावा आता है, इस तरह से सतह के ऊपर लावा आएगा और फैलता जाएगा, और ये फैलते फैलते एलिवेटेड लैंड बना देगा, और इसे ही हम कहते हैं वोल्केनिक प्लेटू। तो वोल्केनिक प्लेटू का एक अच्छा एग्जांपल है भारत का दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू इसे कहते हैं। यहां पर डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और यही एक इंडिकेटर है कि ये वोल्केनिक प्लेटू है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन के कारण ही ब्लैक सॉइल बनती है। जब लावा ऊपर आता है, मैग्मा जब ऊपर आता है तो लावा बनता है, और यही लावा जब ठंडा होता है तो ब्लैक सॉइल बनता है, पत्थर बनता है, इग्नियस रॉक्स बनते हैं, और उन इग्नियस रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो ब्लैक सॉइल बनती है। और ब्लैक सॉइल एक अच्छा इंडिकेटर है कि दक्कन का पठार जो है वोल्केनिक प्लेटू है। तो वोल्केनिक प्लेटूज कैन बी रिच रिसोर्सेस
वोल्केनिक प्लेटूज कैन बी रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज सच एज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो वोल्केनिक प्लेटूज में काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे कॉपर, गोल्ड या सिल्वर। आगे देखते हैं। इसके बाद है डाइसेक्टेड प्लेटू। तो आपको दिखाई दे रही होगी ये, असल में ये प्लेट टेक्टोनिक्स को दिखाने की कोशिश किए जा रहे हैं। आपको पता होगा प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, नहीं पता तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। खैर अभी जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है 3 तरीके से टकराते हैं, और उसमें से एक होता है कन्वर्जिंग बाउंड्रीज या कन्वर्जिंग प्लेट कहते हैं इसे। ये देखिए, ये अर्थ का क्रस्ट है, ये भी अर्थ का क्रस्ट है। तो बात ऐसी होगी कि एक भारी होगा और एक हल्का होगा। तो जब भी ये दोनों आपस में आकर टकराएंगे तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स। ये देखिए, अगर ये दोनों आपस में आकर टकराते हैं तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स। और ये अगर गिर जाए, हैवी जो होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, जबकि जो लाइट होगा वो ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा हो जाएगा। और जब ये खड़े हो जाते हैं तो माउंटेन्स या प्लेटूज बनाते हैं। माउंटेन्स भी इसी तरीके से बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स भी इसी तरीके से बनते हैं। और डाइसेक्टेड प्लेटूज भी इसी तरह से बनते हैं। तो ये दो चीजें कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण बनते हैं। तो देखिए, डाइसेक्टेड प्लेटूज फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। ये देखिए अर्थ्स क्रस्ट है ये वाली, और एक इधर भी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और दोनों आकर टकरा गई तो भारी वाली जो ज्यादा भारी पार्ट है, जो ज्यादा भारी भाग है, वो नीचे की तरफ दब जाता है, और जो हल्का भाग है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जब उठता है तो माउंटेन रेंज बनाएगा और प्लेटू बनाएगा। वही दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में। ये देखिए, एक माउंटेन रेंज बन गई है, इसे फोल्ड माउंटेन रेंज कहेंगे, और ये बगल में प्लेटू है। द अपलिफ्ट इज कॉज्ड बाय स्लो कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये देखिए, ये दोनों क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स ही है। Through weathering and erosion by rivers, streams, or sometimes glaciers, valleys are formed in between these plateaus and hence the name dissected plateaus. तो अगर बीच में से नदियां निकल जाए या फिर कोई स्ट्रीम पार कर जाए तो इन प्लेटूज के बीच में घाटियां बन जाती है, और उन घाटियों के कारण ही इन्हें डाइसेक्टेड प्लेटूज कहा जाता है, क्योंकि कटे छटे दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्कॉटिश हाईलैंड्स। एक एग्जाम्पल है स्कॉटिश हाईलैंड, स्कॉटलैंड में है। फॉर्मेशन के हिसाब से हमने प्लेटूज देख लिए, अब देखते हैं लोकेशन के हिसाब से प्लेटूज कैसे हैं। तो ये रहा पाइडमोंट प्लेटू। तो वही बात है, डाइसेक्टेड प्लेटू बनी कैसे बनेगी, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो डाइसेक्टेड प्लेटूज बनेंगे। इधर प्लेटू बन जाएगा, ये भाग उठ जाएगा और ये प्लेटू बना देगा। अब यही जो प्लेटू है, पहाड़ों के बगल में जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, मैंने बताया। और फोल्ड माउंटेन्स के बगल में ही प्लेटूज भी होंगे, और इसी प्लेटू को कहेंगे पाइडमोंट प्लेटू। तो लोकेटेड एट द बेस ऑफ अ माउंटेन रेंज ऑफ्टन विथ रोलिंग और हिली टेरेन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्की सी स्लोप है, थोड़ी सी स्लोप है, मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इरोडेड फ्रॉम एडजेसेंट माउंटेन्स। तो यहाँ से जब पत्थर टूटते हैं या फिर लैंडस्लाइड होगा तो ज़मीन का भाग भी टूटकर इस प्लेटू के ऊपर आकर बैठ जाएगा, और इसे ही कह देंगे हम लोग पाइडमोंट प्लेटू। फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड इरोजन। तो टेक्टोनिक अपलिफ्ट यहाँ देख रहे होंगे आप, मैंने बताया, और उसके बाद फिर माउंटेन का जब इरोजन होता है तो भी। एग्जाम्पल है इसका एपेलाकियन पाइडमोंट, ये यूएस पे है, अमेरिका में ही है। ऑफ्टन इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लोगों के बसने के लिए अनुकूल स्थिति होती है, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, और एग्रीकल्चर के लिए भी एक बढ़िया जगह होती है। कैन बी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड इरोजन ड्यू टू हिली टेरेन एंड अनस्टेबल जियोलॉजी। जो मैंने बताया कि लैंडस्लाइड होगा तो ये भी ज़मीन के ऊपर आके बैठ जाएगा, और इसे ही कह देंगे पाइडमोंट प्लेटू।
और यहाँ लैंडस्लाइड काफ़ी आते हैं क्योंकि टेरेन हिली है, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अर्थक्वेक्स और क्या कहते हैं लैंडस्लाइड्स एकदम आम बात है, भूस्खलन एकदम आम बात है इन ऐसी जगहों पर। अब आइए जान लेते हैं इंटरमाउंटेन प्लेटू के बारे में। तो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जब प्लेटू होगा तो इंटरमाउंटेन प्लेटू। अब इसका एक एग्जांपल है तिब्बत। तिब्बत का पठार जो है उसके एक तरफ कुनलुन शान हिल्स है, कनलन कहा जाता है इसे, कुनलन शान, और दूसरी तरफ हिमालय, और इसके बीच में तिब्बत। तो तिब्बत का जो पठार है इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में है, जिसके कारण इसका एलिवेशन काफी ऊपर है, 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई है तिब्बत के पठार की। इतनी ऊंचाई है तिब्बत की पठार की, और इतनी ऊंचाई के कारण इसे इंटरमाउंटेन प्लेटू कहा जाता है। तो लोकेटेड बिटवीन माउंटेन रेंजेस विद हाई एलिवेशन एंड स्टीप टेरेन, मैंने बताया आपको अभी, फॉर्म बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी दैट कॉजेस अपलिफ्ट बिटवीन माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंज के बीच में जब अपलिफ्ट होगा तो इंटरमाउंटेन प्लेटू बनेगा। अब इसका एग्जांपल तिब्बतन प्लेटू जो मैंने आपको बताया, कैन इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स एंड आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर मिनरल्स और एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से किए जा सकते हैं, मिनरल्स पाए जाएंगे, एग्रीकल्चर की जा सकती है इन जगहों पर। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन बसना मुश्किल है क्योंकि दो पहाड़ हैं, अगर इसके बीच में आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो पहाड़ों को क्रॉस कर दूसरी जगह जाना होगा, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट के लिए चैलेंजिंग एरिया होती है, और ट्रांसपोर्टेशन तो मुश्किल होगा ही क्योंकि माउंटेन रेंजेस है इधर और इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद है कॉन्टिनेंटल प्लेटू। तो कोई भी कॉन्टिनेंट की जो शेल्फ होती है उसे ही कॉन्टिनेंटल प्लेटू कहते हैं। देखिए, लार्ज फ्लैट एलिवेटेड लैंड मास फॉर्म्ड बाय अपलिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जमीन जब ऊपर उठ गई तो कॉन्टिनेंटल प्लेटू बन गया, बस, और कोई साइंस ही नहीं है यहाँ पर। अंटार्कटिक का जो प्लेटू है उसे कॉन्टिनेंटल प्लेटू कह सकते हैं। इसके अगल बगल आपको सी नजर आ सकता है, ये देखिए आपको सी नजर आ सकता है, या फिर ये एलिवेटेड लैंड है तो इधर लैंड भी हो सकता है और इधर भी लैंड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सी मिले। इंडिया का पेनिनसुला जो है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल प्लेटू का। कैन कवर मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एंड बी थाउजेंड्स ऑफ मीटर इन एलिवेशन। एलिवेशन थाउजेंड्स ऑफ मीटर यानी हजारों मीटर ऊंची हो सकती है ये प्लेटूज, और मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर यानी मिलियंस जब कह रहे हैं तो 10 लाख कह रहे हैं हम लोग। दस लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया हो सकता है। ऑफ्टन लोकेटेड फार फ्रॉम कोस्ट एंड कैन इम्पैक्ट क्लाइमेट एंड वेदर। तो ज्यादातर कोस्ट से दूर होते हैं ये, और इनमें वेदर और क्लाइमेट अलग अलग पैटर्न देखे जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक है अंटार्कटिक का प्लेटू, और मैंने एक बताया आपको इंडियन पेनिनसुला, भारत का जो प्रायद्वीपीय पार्ट है। वैसे सऊदी का जो पेनिनसुला है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल प्लेटू का। इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल एंड रिसोर्सेस एंड कैन हैव यूनिक इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो जगह होती है ये काफ़ी अलग अलग तरह के जीवों को सपोर्ट कर सकती है, लाइफ सपोर्ट कर सकती है, और रिसोर्सेज मिनरल्स काफ़ी मिलते हैं इन प्लेटूज में। इंडिया का जो डेक्कन प्लेटू है दुनिया का सबसे पुराना प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू जो इंडिया का है दुनिया का सबसे पुराना प्लेटू है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी एक तरह से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन इसको ह्यूमंस ने, इंसानों ने इस पर विजय पा ली है, फतह पा ली है। लोगों ने रोड्स बना दिए हैं, पहाड़ों को काट के रोड बना दिया जाते हैं आजकल, तो सिंपल सी बात है। तो ह्यूमन सेटलमेंट और ट्रांसपोर्टेशन अब इसमें चैलेंजिंग नहीं रहे। आगे देखते हैं प्लेटूज ऑफ इंडिया। तो भारत में देखिए कितने प्लेटूज हैं। मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बाघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, शिलोंग प्लेटू, दंड कन्या प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू और डेक्कन प्लेटू। तो ये आपको नीचे जो दिख रहे हैं ये सारे असल में डेक्कन प्लेटू के ही पार्ट है।
यहाँ इसमें अलग से दर्शाया गया है डेक्कन प्लेटू को, लेकिन ये सारे जो है डेक्कन प्लेटू के ही पार्ट है, नदियों के कारण कटते हुए। जैसे जैसे इन्हें नदियाँ काटती है वैसे वैसे अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग नाम दे दिया गया है बस। तो इंडियन प्लेटूज हैव रिच मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू में माइका, मैंगनीज, ये सब काफ़ी पाए जाते हैं। देखिए, छोटा नागपुर प्लेटू हैज अ ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, मैंगनीज एंड कोल। आयरन, मैंगनीज, कोल मैंने बताया। द प्लेटूज हैव ब्यूटीफुल रिलीफ फीचर्स। पॉपुलर एग्जांपल्स आर वाटरफॉल्स लाइक हुंड्रू इन रांची एंड जॉग इन कर्नाटका। तो जॉग फॉल्स जो है 813 फीट की ऊंचाई से गिरती है, और हुंड्रू फॉल जो है रांची में वो भी 98 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन प्लेटू रीजन विच इज वेरी फर्टाइल। यहां पर देखिए डेक्कन प्लेटू है, मैंने आपको बताया कि ये वोल्केनिक प्लेटू है, यानी वोल्केनिक इरप्शन से बनी हुई, और इसलिए यहां क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल जो है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, वेरी फर्टाइल। The Aravalli Hills mark the western and northern boundaries of Peninsular Plateau। तो इधर देखिए यहाँ पर है अरावली हिल्स, यहाँ से दिल्ली तक जाती है अरावली हिल्स, अहमदाबाद से दिल्ली तक। और यही वेस्टर्न बाउंड्री है भारत के पेनिनसुलर प्लेटू की, वही दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो आइए अब जानते हैं भारत में कौन कौन से प्लेटू पाए जाते हैं उनके बारे में। प्लेटू यानी पठार, प्लेटू यानी कि पठार। तो कौन कौन से पठार है भारत में? सेंट्रल हाईलैंड है, छोटा नागपुर प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है, मेघालय प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, और बाघेलखंड प्लेटू है। तो इनके बारे में एक एक करके जानेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड के बारे में जानते हैं। देखिए, तो सेंट्रल हाईलैंड इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द मारवाड़ अपलैंड, यानी राजस्थान के बगल में है, यही कहने की कोशिश की जा रही है। मोस्ट ऑफ द प्लेटू इज कंप्राइज्ड ऑफ द बेसिन ऑफ चंबल रिवर विच फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। तो देखिए, रिफ्ट वैली क्या होती है? मैंने आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में सामने आते होते हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं, तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स। लेकिन जब ये दूर जा रहे होते हैं तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग प्लेट्स। और डाइवर्जिंग प्लेट्स जब होते हैं तो इनके बीच की जगह खाली हो जाती है, और इस खाली जगह में ये देखिए, बीच की जगह जब खाली होगी तो बीच से नदी बहने लगेगी, इसे ही कहते हैं हम लोग रिफ्ट वैली। हिंदी में इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली, हिंदी में कहते हैं इसे भ्रंश घाटी। द सिंध एंड द परहाटी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल रिवर। सिंध और परहाटी दो नदियां हैं जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। द प्लेटू इज अ रोलिंग टेरेन ऑफ ओल्ड रॉक्स विद राउंडेड सैंडस्टोन हिल्स। तो ये देख रहे होंगे आप, ये किस तरह के हिल्स है, ये देखिए राउंडेड है ऊपर। थिक फॉरेस्ट ग्रो ऑन द प्लेटू। आपको जंगल दिखाई दे रहे होंगे, वन दिखाई दे रहे होंगे, और ये देखिए कितने घने वन है। टू द नॉर्थ ऑफ द प्लेटूज आर द राविन्स और बैडलैंड्स ऑफ चंबल रिवर। तो राविन क्या होती है? जमीन है, जब बारिश हुई तो जमीन में आप देखेंगे पानी जाने का रास्ता खोद बना लेती है, पानी ड्रेनेज का रास्ता बना लेती है, तो इसे शुरू में कहते हैं गली। और जब ये बड़ी हो जाती है तो इसे ही कहते हैं रैविन्स। तो वही रैविन्स, उन्हीं रैविन्स की बात की जा रही है। जब बारिश होती है, नदियां पास करती है, तो रैविन बन जाती है, जमीन में बेडरॉक दिखने लगता है। ये एक तरह का इरोजन भी है, रैविन इरोजन, गली इरोजन। मिट्टी बहकर चली जाती है इससे, तो सॉइल इरोजन इसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं बुंदेलखंड अपलैंड के बारे में। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए, इस जगह पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है, दोनों ने शेयर कर रखा है इस लैंड को। ग्रेनाइट और नीस पत्थरों से बनी हुई है ये जगह। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रेनाइट एंड ग्रीस। लाइज टू द साउथ ऑफ यमुना रिवर। तो यहाँ दिल्ली है ऊपर में, और दिल्ली से ही यमुना बहकर आती है इस तरह से, और यमुना के नीचे बुंदेलखंड अपलैंड। एक्सपेंस इन यूपी एंड एमपी, यूपी और एमपी में है। देखिए, एवरेज एलिवेशन 300 से 600 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से 300 से 600 मीटर ऊंची है।
300 से 600 मीटर ऊंचे। द एरिया इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन, तो यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं की जा सकती। हालांकि आजकल तो लोग करते भी हैं, साइंटिफिक तरीके निकल गए हैं फार्मिंग के। रिवर्स लाइक बेतवा, धासन एंड केन फ्लो थ्रू दिस रीजन, तो बेतवा, धासन और केन इसी इलाके से बहती है। आगे बढ़ते हैं। मालवा प्लेटू, ये देखिए एक खूबसूरत सी जगह मालवा प्लेटू के बीच गई है। तो मालवा प्लेटू इज रफली ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर यानी इस तरह से है। अब इससे जो नदियां निकलती है दो डायरेक्शन में जाती है, एक तो ईस्ट जाती है, दूसरी वेस्ट। तो यहाँ पर अगर मालवा प्लेटू है तो इसी में एक तरफ ईस्ट और दूसरी तरफ वेस्ट की ओर। तो टुवर्ड्स अरेबियन सी वेस्ट की ओर जाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा है, तापी है, माही नदी है। माही नदी बहुत ही खास नदी है, जीके के हिसाब से बहुत ही खास नदी है, क्योंकि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत से गुजरती है, कर्क रेखा, ये देखिए कर्क रेखा, ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे। तो इधर से निकली है, कर्क रेखा को काटते हुए निकली है, फिर ऊपर जाकर नीचे आती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काट लेती है। टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में चंबल और बेतवा। चंबल तो बहुत ही फेमस नदी है एमपी की, और बेतवा। एरिया कितना है? तो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है मालवा प्लेटू का। ब्लैक सॉइल पाई जाती है यहाँ पे, तो ये भी क्या है? वोल्केनिक प्लेटू हो गई। ये क्या है? वोल्केनिक प्लेटू है। हाइट डिक्रीजेस 600 मीटर इन साउथ टू लेस देन 500 मीटर इन नॉर्थ। तो साउथ में 600 मीटर है, जबकि अगर नॉर्थ आ जाते हैं तो 500 मीटर हो जाती है इसकी हाइट। नीचे जा रही है हाइट, आपको दिखाई दे रहा होगा असल में ऐसे, लेकिन नॉर्थ टू साउथ, मतलब साउथ टू नॉर्थ, इसलिए थोड़ा एरो ऊपर की तरफ। अब आगे देखते हैं। बाघेलखंड प्लेटू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाघेलखंड यानी यहाँ बाघ, टाइगर्स दिखाई देते हैं। तो देखते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी के ईस्ट में है, यानी मैकाल पर्वत श्रेणी इस तरह से है, और इसके ईस्ट में बाघेलखंड प्लेटू है जो एमपी और यूपी में शेयर्ड है। असल में मेनली एमपी में ही है। मेड ऑफ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट, तो पत्थर कौन से पाए जाएंगे यहाँ पर? लाइमस्टोन पाई जाएगी, सैंडस्टोन पाई जाएगी और ग्रेनाइट पाई जाएगी। एरिया 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1.4 लाख है, यानी 1,04,000 किलोमीटर के आसपास, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है बाघेलखंड प्लेटू का। सोन रिवर इन नॉर्थ एंड एंटीक्लाइनल एंड सिंक्लाइनल वैलीज इन द साउथ। इसके नॉर्थ में क्या बहती है? सोन रिवर, और एंटीक्लाइनल और सिंक्लाइनल वैलीज इन द साउथ। तो नीचे की तरफ बस इतना अभी जान लीजिए कि घाटियां हैं, नीचे की तरफ घाटियां हैं और ऊपर की तरफ सोन रिवर बह रही है इस तरह से। इसकी हाइट 150 से 1200 मीटर के बीच में। तो जहां जहां पर इस तरह के पहाड़ हैं वहां पर 1200 मीटर पहुंच जाती है, और जहां जहां पर निचले इलाकों में 150 मीटर हाइट है। तो जब भी यहाँ हाइट लिख रहे हैं तो अबव द सी लेवल है। अबव द सी लेवल है। अब इसके बाद वाली प्लेटू को देख लिया जाए। छोटा नागपुर प्लेटू बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिनरल रिसोर्सेज से रिच, और ये देखिए दामोदर नदी। तो इसका एरिया कितना है? 87,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया है। झारखंड में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, और पुरुलिया इन वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्यों ने इससे शेयर करके रखा है छोटा नागपुर प्लेटू को। हाइट जो है 700 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो यहाँ पर देख लीजिए अबव द सी लेवल कितना है? 700 मीटर्स। द प्लेटू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ गोंडवाना रॉक्स with some Archean granite and gneiss and Deccan lavas। तो देखते हैं कि डेक्कन प्लेटू का ही एक पार्ट हुआ करती थी, और आर्कियन ग्रेनाइट और नीस, यानी ये भी क्या है? वोल्केनिक प्लेटू। जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो ग्रेनाइट और नीस जैसे पत्थर बनते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये वोल्केनिक प्लेटू। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, तो कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं ये भी देख लेते हैं। तो कोल, आयरन ओर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, माइका,
कैनाइट, ये सब छोटा नागपुर प्लेटू में उपलब्ध है। इतने तरह के मिनरल्स है यहाँ पे। भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, स्ट्रेटेजिक इलाका तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट इलाका है। कैसे? मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, तो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है ये। अब आगे देखते हैं। अब आइए जान लेते हैं मेघालय प्लेटू के बारे में थोड़ा सा। तो ये आप देखेंगे कि इंडिया के मैप जब हम बनाते हैं इस तरह से, रफ मैप ही है, तो ये हो गया बांग्लादेश, और यहां पर है मेघालय, और यहीं पर है मेघालय प्लेटू। इधर है राजमहल हिल्स, और राजमहल गारो गैप, यानी यहां से यहां तक जो गैप है, इधर है गारो हिल्स। तो राजमहल गारो गैप के कारण ये अलग हुआ है, कहां से? डेक्कन प्लेटू से। तो ये भी एक वोल्केनिक प्लेटू ही है। यहाँ पर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट, शेल, शिस्ट। इसके एरिया देखिए 35,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स आर बाउंड बाय गारो हिल्स। तो वेस्ट में क्या है? गारो हिल्स इधर, सेंट्रल में खासी हिल्स, और ईस्ट में जैंतिया हिल्स। तो हाइट्स भी देख ले, 900 मीटर है गारो हिल्स की हाइट, ये सब एवरेज हाइट है। जैंतिया हिल्स की हाइट है 1500 मीटर, और मिकीर हिल्स इधर देखेंगे आप, इस जगह पे मिकीर हिल्स है, और इसकी हाइट कितनी है? 700 मीटर। हाईएस्ट प्लेस इज शिलोंग इन, कितना है इसका हाइट? 1960 मीटर है, 1960 मीटर्स। तो शिलोंग जो है मेघालय का कैपिटल है, ये आपको पता होगा, और यही मेघालय प्लेटू का सबसे ऊंचा भाग है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन चीज के बारे में, डेक्कन प्लेटू के ऊपर। डेक्कन प्लेटू को देखते हैं। तो देखिए, लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर भाग है, भारत का जो पेनिनसुलर भाग है, जो थोड़ा इस तरह का दिखता है, तो ये जो पेनिनसुलर भाग है, इसमें ज्यादातर भाग जो है डेक्कन प्लेटू का ही है। तो एरिया कितना है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसे मैं डेक्कन प्लेटू लिख देता हूं। सतपुड़ा एंड विंध्या इन द नॉर्थ वेस्ट, तो इस तरफ क्या है? सतपुड़ा और विंध्या रेंज है। महादेव एंड मैकाल इन द नॉर्थ, यहां पर महादेव और मैकाल हिल्स है। वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, इधर ईस्टर्न घाट्स के हिल्स है, और इधर वेस्टर्न घाट्स के हिल्स है। तो ये क्या है? ईस्टर्न घाट्स है, इनके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट्स, इधर सतपुड़ा और विंध्या, और इधर महादेव और मैकाल। तो पूरी तरह से घिरा हुआ है माउंटेन और हिल रेंजेस के द्वारा। एवरेज हाइट जो है 600 मीटर है, अबाउट 1000 मीटर इन द साउथ बट 500 मीटर इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ 500 मीटर है, लेकिन साउथ की तरफ 1000 मीटर की ऊंचाई है। मेजर रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और यही नदियां जब इस प्लेटू को काटती हैं तो अलग अलग पार्ट जो बनते हैं प्लेटू से, उन कटे हुए भागों से, उन्हें ही नाम दे दिया गया, कर्नाटक प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दीज रिवर हैव डिवाइडेड दिस प्लेटू इन स्मॉलर पार्ट्स। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, दीज रिवर्स हैव डिवाइडेड दिस प्लेटू इन स्मॉलर पार्ट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना प्लेटूज। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कौन से प्लेटूज कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि बाघेलखंड प्लेटू कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये वाली जो है पार्ट, ये बाघेलखंड प्लेटू है। ये बुंदेलखंड प्लेटू है। ये मालवा प्लेटू है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। बाघेलखंड पूरी तरह से मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर, 3 स्टेट्स आपको बताया मैंने, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पे शिलोंग प्लेटू है, जिसे मेघालय प्लेटू भी कहा जाता है। नीचे आकर देखते हैं तो दंडकर्ण्या प्लेटू, ये वाली, ये भी डेक्कन प्लेटू का ही भाग है। उसके बाद फिर तेलंगाना प्लेटू, ये भी डेक्कन प्लेटू का पार्ट। कर्नाटका प्लेटू, ये भी डेक्कन प्लेटू का पार्ट, और ये डेक्कन प्लेटू खुद। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इतनी दूर तक, ये डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है। और इधर है महाराष्ट्र प्लेटू। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्लेटू से वाकिफ कराया, पठारों से वाकिफ कराया, जो भारत में पाए जाते हैं।
इसी तरह के लेक्चर्स आगे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल मिधा गुरु पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो सके। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।